सलाम इंडिया, सलाम दोस्तों। मैं हूं यूसुफ अंसारी और इस वक्त मैं मौजूद हूं गाजीपुर बॉर्डर पे, जहां किसान आंदोलन पिछले 56 दिनों से बदस्तूर जारी है। केंद्र सरकार और किसानों के बीच आज एक दौर की फिर बातचीत हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और किसानों की और दिल्ली पुलिस की बातचीत हो रही है ट्रैक्टर रैली को लेकर के। इस बीच हम किसानों से बात करते हैं। मेरे साथ कुछ किसान मौजूद हैं। ये नेता नहीं है, ये किसान है। और जो एक किसानों के बारे में ये एक परसेप्शन बनाया जा रहा है, ये नैरेटिव दिया जा रहा है कि साहब ये राजनीतिक दलों ने इन्हें भड़का दिया है और इसलिए यहाँ बैठे हुए हैं। तो अब हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कृषि कानूनों से इनको क्या दिक्कतें हैं, और इनकी बात सुनने के बाद आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि क्या ये भड़काए हुए लोग हैं या अपने वजूद की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं, सब कुछ जानते हुए भी। तो मेरे साथ जो मौजूद है मैं उनसे बात करता हूँ। आपका शुभ नाम भाई साहब? मेरा नाम चौधरी कल्याण सिंह है, सहारनपुर के रहने वाला हूँ। मैं एक किसान हूँ जी, और किसान के घर में पैदा हुआ हूँ। और मेरे बाबा जी स्वतंत्रता सेनानी थे, जेल भरो आंदोलन किया उन्होंने बाबा जी ने, और ब्लॉक में पत्थर लगा हुआ बाबा जी के नाम से, स्वतंत्रता सेनानी के नाम से। आप कुछ कल्याण जी ये बताइए कि जो सरकार अपनी जिद पे अड़ी हुई है कि भाई हम कानून वापस नहीं देंगे, इधर आप लोगों ने भी जिद ठानी है कि साहब जब तक कानून वापस नहीं होंगे हम वापस नहीं जाएंगे। तो एक बीच का रास्ता इसमें क्या हो सकता है, और ये क्या जिद है कि क्यों आप कानून की वापसी चाहते हैं? देखो, कानून की बात यह है, तीनों काले कानून है, लेकिन हमें कानून से पहले एमएसपी रेट चाहिए। जो हमारी फसल है ना, जिसे हम बेचने के लिए जाते हैं, जो हमारा सरकार का रेट है वो हमें चाहिए। हमें उस पर गारंटी चाहिए। हमारा सीधा मकसद ये है, हमें इस पर गारंटी चाहिए, एमएसपी चाहिए जो। और यही अगर हमें ये भी मिल जाए, हम जितने दिन से यहाँ किसान पड़ा, कुछ तो लेकर अपने घर जाए यहाँ से। काले कानून वापस तो हो जाएंगे काले कानून, लेकिन हम लेके क्या जा रहे हैं यहाँ से? हमें चाहिए एमएसपी पे गारंटी। सरकार का कहना ये है कि एमएसपी पे गारंटी पहले भी नहीं थी। जब से देश आज़ाद हुआ है, जब से एमएसपी बनी है, तब से इस पर कोई गारंटी नहीं थी। तो अब सरकार गारंटी क्यों दे? सरकार का ये कहना है नहीं, सरकार को गारंटी देनी चाहिए। ये तो हमारी मांग है, ये तो पहले भी मांग थी। इस पर हमें मांग हमारी देनी चाहिए सरकार को। ये भी हमारी मांग है, इसीलिए हम आंदोलन धरना कर रहे हैं। सरकार दे या ना दे वो तो उसकी बात है, लेकिन हमारी मांग भी मुख्य यही है। अच्छा, तो इनकी मांग है कि एमएसपी पर गारंटी ये चाहते हैं। हमारे साथ एक और किसान मौजूद है, अब मैं उनसे बात करूँगा। आपका क्या नाम हुआ? आजाद। कहाँ से आप हैं और क्या गढ़। किस तरह की किसानी करते हैं? किसान मारे और क्या हो। तो ये बताइए कि अभी जो आप बता रहे थे कि साहब इन कानूनों से किसानों को क्या नुकसान है? अब नुकसान ही नुकसान है, जब तो बड़े बूढ़े यहाँ पड़े। गवर्नमेंट को एमएसपी पे गारंटी देनी चाहिए, सरकारी कांटा खोलना चाहिए। ठीक है, हम अपनी फसल को कहाँ गिरेंगे न बताओ। जैसे सरकार ये कह रही है कि भाई एमएसपी खत्म नहीं होगी और मंडी भी खत्म नहीं होगी, ये बात प्रधानमंत्री कई बार कह चुके हैं। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या अभी मंडी कितने दिन खुलती है और आपकी क्या मांग है, कितने दिन मंडी खुलनी चाहिए? इस पर जरा खुल के बताइए। मंडी मानो 15 दिन खुले, कम से कम 40 दिन मंडी खुलनी चाहिए। गवर्नमेंट की जब भी हमारी कोई सी फसल आती है तो कम से कम 40 दिन मंडी खुलनी चाहिए, दिन रात 24 घंटा। अभी क्या होता है? अभी कहा 10-12 दिन खुले, मतलब गवर्नमेंट नु कह दे स्टॉक पूरा होगा। बड़े बूढ़े बताओ आप फसल कहाँ गिरे? गंगा जी में गिरे हैं, जमुना में गिरे? जो आप बताइए। ऐसा है, देखो, सरकार ने धान के कांटे तो अब तक हमारे उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं लगते। मात्र पूरे जिले में एक कांटा लगता था कहीं मंडी में, लेकिन ब्लॉक जो हमारी तहसीलें हैं, तहसीलों में या सोसाइटियों पे कहीं कांटे नहीं लगे थे। लेकिन अब कांटे इस साल 1-2 लगा, लेकिन उस पर अब तक भी हमारे उत्तर प्रदेश का किसान अब तक भी धान तलवा रहा। पेमेंट आने का कोई बात नहीं है, पेमेंट कुछ नहीं आ रहा। अब तक भी उनके रजिस्ट्रेशन करवाओ, पहले उसका नंबर लो, नंबर लेने के बाद में उसकी लाइन में लगा रहेगा। मेरा ट्राली में धान लदाएगा खड़ा, वो काला होएगा, मुसर होएगा, वो होगा, उसमें सुक्कन चली गई। क्या व्यवस्था? कुछ भी व्यवस्था नहीं है धान खरीद की। तो गेहूं की कोई खरीद नहीं है, मक्का की कोई नहीं। हम तो सरकार का कहना ये है कि भाई सरकार चूंकि ये नहीं कर पा रही है कि अगर आप प्राइवेट जो कॉरपोरेट हाउसेज हैं उन्हें आप देंगे तो वो आपके घर से आगे खरीदेंगे। तो इस बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका शुभ नाम? जी, बिट्टू नंबरदार, जनपद सहारनपुर। अच्छा, तो जो सरकार कह रही है कि भाई हम प्राइवेट जो खरीदार होंगे
यानी हम कह सकते हैं कॉर्पोरेट हाउसेस, वो किसानों से घर से आगे खरीदेंगे, क्योंकि ये बात आ रही थी कि भाई गरीब आदमी कहाँ अपना सामान, उत्तर प्रदेश का आदमी कहाँ जाके पंजाब में या दिल्ली में आके बेचेगा, तो उसके घर से खरीद हो जाएगी। तो इस व्यवस्था को आप किस तरह समझते हैं? नहीं देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सरकार एमएसपी की गारंटी पर कानून लेकर के आई जी। यदि एमएसपी की गारंटी होगी, 1886 रुपये मान लो हमारा धान है, वो 1886 पर चाहे सरकार खरीदे चाहे प्राइवेट खरीदी हो। भाई अभी तक उत्तर प्रदेश में केवल 6% एमएसपी और सरकारी खरीद होती है। अगर एमएसपी गारंटी कानून आएगा तो चाहे वो अडानी खरीदे चाहे अंबानी खरीदे, वो पूरे रेट पे किसान का धान बिकने का काम होगा। हमारे साथी बैठे ये रत्ना खेड़े जनपद सहारनपुर से, अभी भी 30 कुंटल धान इनके घर में पड़ा हुआ है। मतलब इतने बुरे हालात है, एक कप कांटे पे 15 दिन के अंदर 220 कुंटल धान तुला। भाई 3 महीने से तो आपका कानून लागू है। जब आपका कानून लागू है तो किसान की धान की फसल घरों में क्यों पड़ी है? तो सरकार ये कह रही है कि भाई हम कानून इसलिए लाए हैं कि किसानों की फसल बर्बाद नहीं हो और वो पूरी तरह बिक जाए। तो सरकार जो दावे करे, इसका मतलब सरकार के दावे गलत हैं? देखो, सरकार के दावे बिल्कुल कागजी हैं, बिल्कुल खोखले हैं। सरकार हमारा भला करना चाहती है, लेकिन हम भला कराना नहीं चाहते। भाई कोरोना काल में आपके पास ऐसी कौन सी मुसीबत थी जो आप 3 काले कानून लेकर के आए? कोरोना के बहाने हमें लूटने का काम कर रही है। सरकार को अगर लेकर के आना था तो एमएसपी के गारंटी कानून लेकर के आना था, और वो कानून आएगा तभी किसान की आय भी दुगनी होगी और किसान खुशहाल रहेगा। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हर वो व्यक्ति जो रोटी खाता है उसे इस आंदोलन में साथ देना चाहिए। पिछले 70 वर्षों से जब से देश आज़ाद हुआ, लेकिन किसान आज़ाद नहीं हुआ अभी तक। सरकार का जो अभी रवैया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कमेटी बनाई थी 4 लोगों की, जिसमें से एक भूपेंद्र सिंह मान ने कमेटी से अपने आप को अलग कर लिया है। तो उस कमेटी के सामने क्या आप लोग जाएंगे? कल कमेटी ने किसान संगठनों को चिट्ठी लिखी है कि साहब आइए। उनका कहना ये है कि भाई किसान तो चाहते हैं कि कोई बीच का रास्ता निकले, लेकिन किसानों के जो नेता हैं वो इसमें रोड अटका रहे हैं। नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करते हैं और किसान हमेशा हर संस्था का, सर्वोच्च संस्था का सम्मान करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश ये भी तो है, हमारा उत्तर प्रदेश में गन्ना बहुतायत मात्रा में है। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है कि आप 15 दिन में पेमेंट देंगे, नहीं तो 15 दिन के बाद आप पर नए ब्याज के भुगतान करेंगे। लेकिन हमारे शुगर मिलों का पिछले वर्ष का भुगतान बकाया और इस वर्ष तो अभी तक दिया ही नहीं है। हम उस कमेटी के सामने नहीं किसान जाएगा, क्योंकि कमेटी के जो सम्मानित सदस्य हैं वो पहले ही अपनी राय इस बिल के पक्ष में दे चुके हैं। तो किसान ऐसी समिति के सामने क्यों जाएगा? लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई अगर किसानों के पक्ष में या कृषि कानूनों के पक्ष में उन एक्सपर्ट्स ने अपनी राय जाहिर की है, तो इससे उनकी काबिलियत को संदेह के घेरे में नहीं लाया जा सकता है, उनकी विश्वसनीयता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो किसानों की तरफ से तर्क दिया जा रहा है कि साहब वो तो पहले से ही पक्ष में है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सख्त रवैया अख्तियार किया है। और कल उन्होंने भी कहा, अनिल धनवट ने भी ये बात कही है कि भाई अगर किसान संगठन हमसे बात नहीं करेंगे तो हम देश भर में किसानों से बात करेंगे। तो ये कमेटी किसानों से बात करने के लिए बनाई गई है या जो आंदोलन कर रहे हैं किसान उनसे बात करने के लिए बनाई गई है? नहीं, देखिए, कमेटी तो किसानों से भी बात करने के लिए, जो आंदोलित किसान है उनसे बात करने के लिए। लेकिन जब हमारी बात सीधे सरकार से हो रही है तो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश जो स्थगन दिया है इस कानून के ऊपर, वो अच्छा है। लेकिन कमेटी का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय का अच्छा नहीं है और किसान इससे बात नहीं करेंगे, क्योंकि उन समिति के सदस्यों की राय ही इस कानून के पक्ष में है। तो आपको लगता है कि वो कमेटी जो है किसानों के साथ इंसाफ नहीं कर पाएगी? नहीं, इंसाफ करेगी। ये तो एक सरकार का ये आंदोलन को भ्रमित करने का काम है। आपका क्या शुभ नाम हुआ? अनूप सिंह एडवोकेट, जनपद सहारनपुर जी। आप बताइए, जो भी भाई साहब बता रहे थे साहब कमेटी इंसाफ नहीं कर पाएगी, आपका क्या कहना है? कमेटी इंसाफ कैसे कर पाएगी? जिस कमेटी ने पहले ही सरकार के पक्ष में अपना विचार दे दिया, तो दोबारा से कैसे बदलेगी? बताइए आप। जिसने एक बार अपनी राय दे चुके सरकार के पक्ष में, काले कानूनों के पक्ष में, तो अब बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे? जो सरकार के साथ बातचीत चल रही है, आज बातचीत चल रही है, तो इस बातचीत से आपको क्या कोई हल निकलने की उम्मीद है या लगता है कि सिर्फ बातचीत दिखावे के लिए हो रही है? कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये राजहट है। राजहट बहुत खतरनाक होता है। बालहट, राजहट और तिरियाहट, ये तीनों खतरनाक होते हैं। हमें कोई उम्मीद नहीं है। और ये जो काले कानून है, मैं इनके कारण पे जाना चाहता हूँ। मैं इसका रीज़न बताता हूँ ये क्यों आए हैं। इसके 2 हैं कारण। सबसे पहला तो है हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी महत्वाकांक्षा। वो इस देश में, पूरी दुनिया में सुपरमैन बनना चाहते हैं, और इस महत्वाकांक्षा पे कैसे उनकी खरी उतरे?
इसके लिए अडानी और अंबानी उसके सहयोगी हैं, जिनसे वो चुनाव में धन लेता है और राजनीति में लगाता है, चुनाव में लगाता है। सबसे पहले तो उनकी ये महत्वाकांक्षा है। इसका रीजन ये है काले कानूनों का। दूसरा, इसका अगर रीजन कोई देखे तो ये कोरोना का जो लॉकडाउन रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। क्यों है, अब मैं बताता हूँ। कोरोना के टाइम में जितने भी पूंजीपति हैं, जिनके सब उद्योग सब बंद रहे हैं, मात्र एक किसान का उद्योग ये बंद नहीं हुआ है। सरकार की जीडीपी को अगर किसी ने बरकरार रखा है तो किसान ने रखा है। और इस कारण इन पूंजीपतियों की, कारपोरेट घरानाओं की, इनकी गिद्ध जैसी दृष्टि इस किसान की फसल पे, इस किसान की भूमि पर आई है, जिस कारण उन्होंने कोरोना के टाइम में ही इसको कानून को सरकार पर दबाव बनाकर इस कानून को लेकर आए हैं। और उससे पहले उन्होंने अपने बड़े बड़े स्टोर, मल्टी स्टोर तैयार कर लिए। तो इनके पीछे क्या लग रहा है कि वो कानून आने से ही पहले स्टोर बन गए। किस पर्पज से बने? वो सरकार की मिली भगत से बने और प्रधानमंत्री जी की मिली भगत से बने। तो इसका रीजन दो ही है, एक प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षा और दूसरा एक कोरोना के टाइम में जो इनके उद्योग बंद हुए हैं और जो इन्होंने किसान की आय पे इनकी इस पर दृष्टि डाली है, ये है। तो ये देखिए कि ये मेरे साथ जो मौजूद हैं, ये एक आम किसान है और खेती किसानी इनके जीवन यापन का साधन है। ये इस कानून की क्या प्रभाव पड़ेंगे, किस तरह से इनकी ज़िंदगी को मुतासिर करेगा, सिर्फ इनकी ज़िंदगी को नहीं बल्कि आम आदमी की ज़िंदगी को किस तरह से मुतासिर करेगा, किस तरह प्रभावित करेंगे ये कानून, इनकी इन्हें मुकम्मल जानकारी है। तो ऐसे में इन पर ये आरोप लगाना कि भाई विपक्ष ने इन्हें भड़का दिया है या किसी खास पार्टी ने भड़का दिया है, ये जायज़ नहीं लगता है। क्योंकि यहाँ हम पिछले काफ़ी दिन से आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं और लगातार किसानों की बात आप तक पहुँचा रहे हैं। जो सरकार कह रही है वो भी आप तक पहुँचा रहे हैं। एक बात और कहना चाहते हैं आप, जी बताइए। इसका प्रभाव तो मैं बताना चाहूँगा, शॉर्ट में बताना चाहूँगा। आराम से बताइए। ये जो इन्होंने काले कानून आए, इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून है जो बहुत ही खतरनाक है। ये किसान के लिए बहुत ही दुखद बात होगी कि ये किसान उन कारपोरेट घरानाओं का मजदूर बनकर रह जाएगा। इनके में ये आया है, नियम है कि जिस तरह से कारपोरेट जो फसल कहेगा वो पैदा करनी पड़ेगी, जो खाद, जो बीज, जो दवाई वो देगा उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। मात्र मजदूर और इसकी खरीदारी पर भी ग्रेड का नियम रखा गया है। जो ए ग्रेड का होगा उसको लेंगे, जो नहीं होगा वो उनके लिए कूड़ा करकट है। और हम उसमें जो हमें हानि होगी वो हम जानते हैं उसका क्या होगा। मतलब इसका आपका कहने का मतलब ये है कि जो फायदा होगा उस फायदे में तो कारपोरेट हिस्सेदार है जी, लेकिन जो नुकसान होगा उसकी जिम्मेदारी किसान की है। जी जी, ये कहना चाहता हूँ। एक बात और कहना चाहता हूँ, ये 2 साल तक कारपोरेट हमारी फसल को सही दाम पर लेगा और 2 साल में ये जो हमारी मंडियां हैं इनको बंद कर देंगे, इनको घाटे में दिखाकर बंद कर दिया जाएगा। और 2 साल के बाद किसान के पास कोई विकल्प नहीं रहने का कारपोरेट घराना के अलावा। तो हम उस टाइम पे क्या होगा, जैसे बिहार में आज 700 रुपये क्विंटल धान बिकता है, वही हमारा हाल होगा। हम 700 रुपये क्विंटल धान बेचकर हरियाणा पंजाब की मंडियों में पल्लेदारी करनी पड़ती है किसान को। वहाँ बिहार का किसान आज हरियाणा पंजाब की मंडियों में पल्लेदारी कर रहा है। वही सब किसान का हाल करना चाहती है सरकार। तो देखा आपने, किसानों को इन कानूनों के बारे में बारीकी से जानकारी है, इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, इनकी ज़िंदगी कैसे मुतासिर उससे होगी, किस तरह प्रभावित होगी और इसका आम आदमी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आम उपभोक्ता पर यानी आम आदमी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब इनको जानकारी है। और इनका मानना ये है कि इससे हमारी जो कृषि व्यवस्था है, भारत के 80%, 70%, 70 से 80% जो है वो खेती किसानी करते हैं। कृषि प्रधान देश हम कहते हैं। बचपन में जब निबंध लिखना सिखाया जाता है तो हर निबंध की पहली लाइन यही होती है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो आज वो कृषि और कृषि से जुड़े लोग, इन सब पर संकट आ गया है इन 3 कानूनों की वजह से। क्योंकि ये तीनों कानून साफ तौर पर जो प्रधानमंत्री के करीबी उद्योगपति हैं उनको फेवर करने वाले दिखते हैं, एक कॉमन आदमी को भी दिखते हैं। चूँकि इससे पूरे किसानी और आप कुछ करना चाहते हैं, जी बताइए। ऐसा है, मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी और प्रधानमंत्री जी देश के माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे 2014 में सहारनपुर में पहली रैली की थी उन्होंने। और राजनाथ जी ने जाएगा वहाँ ये कहा था, हम पॉपुलर की खेती करते हैं, मेड पे जो पॉपुलर उगाया जाता है एक तरफा भी वो करते हैं,
तो उसमें हम वो पॉपुलर की खेती करते हैं। राजनाथ जी ने ये कहा था, कहने लगे ये सब फैक्ट्री जो जमुनानगर हमारा हरियाणा में पड़ोस का प्रदेश है उसमें पॉपुलर जाता था, उन्होंने कहा, कहने लगे हम सब फैक्ट्री आपके सहारनपुर में ही लगवा देंगे इतनी फैक्ट्री। आज तक तो कोई एक फैक्ट्री नहीं लगी, कोई एक फैक्ट्री। मैं प्रधानमंत्री जी से, रक्षा मंत्री राजनाथ जी से पूछना चाहता हूँ, क्या सहारनपुर में जो आप घोषणा कर खाए थे, कह खाए थे, क्या वो आज लगी क्या वहाँ कोई एक फैक्ट्री बताया दो हमें कोई लगी है पॉपुलर की हम लोग किसान वहाँ खेती करते हैं, गन्ना की खेती करते हैं। 14 दिन का पेमेंट के बारे में कह खाए थे, 14 दिन में पेमेंट होगा, नहीं तो हम ब्याज देगा। ब्याज आज तक नहीं किसी फैक्ट्री का भी मिला, वो ब्याज तो छोड़, हमारा असल भी नहीं मिली आज तक हमें, ब्याज की बहुत दूर की बात गई। रही सुप्रीम कोर्ट की बात, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, अगर नहीं 14 दिन के ऊपर कोई पैसा देता किसान का, उसके ऊपर ब्याज लगेगा, और ब्याज लगकर जब देगा, सुप्रीम कोर्ट से हम भी कहना चाहते हैं, वैसे उनसे कोई वो नहीं है, लेकिन हम ये बात कहना चाहते हैं सरकार उन पर क्यों नहीं लगाम लगाती, क्यों नहीं उनका हमारा पैसा दिलवाती। हमारे बच्चों की पढ़ाई में, फीस में, सारी चीज में हमें इतनी प्रॉब्लम हो रही जिसका कोई हद ना हो। हम यहाँ से किसान के बेटे, अरे एक तरफ तो सांप बैठा और उसी तरह हमारा मोटर दरिया, वहाँ पंखे का हम 14 फुट तले जाएगा, उसकी पंखे मतलब हवा काटनी पड़े अगर मोटर पानी नहीं टाता, और वही सांप बैठा। हम वो किसान है यहाँ से, यहाँ कोई यहाँ पिकनिक पर नहीं आ रहे। ये जो हलवे पूरी या कचौरी जो भी हमारे स्वाद खातर बनने, ये तो अपने घर भी खा रहे हैं, हम यहाँ भी खा रहे हैं, हम ही खिला रहे, ये तो सब किसान खिला रहे हैं यहाँ से। अगर उन्होंने भी किसी ने खाना चाहता वो भी आओ खाओ, बताओ कहाँ लंगर लगवाना, कहाँ करवाना। हम तो जहाँ अपने धरने प्रदर्शन रैली कर रहे हैं, हम तो गांव को कहता है भाई आज तेरे गांव के जुम्मे है, ये 50-100 जितने 1000 आदमियों का धरना है, कल को जहाँ उसमें हम गांव धर दें उस धरने को, हम खाना तो चाहे जहाँ दलवा दो हम वहीं खिलवा देंगे जितने दिन चाहो। ठीक, धन्यवाद। तो ये देखा आपने कि किस तरह से किसान जो हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने अपनी बात कर रखी और ये बताया कि ये 3 कृषि कानून जो हैं वो कितने ख़तरनाक हैं। इससे पूरी कृषि का वजूद खतरे में पड़ गया है और कृषि से जुड़े हुए जो लोग हैं, किसान हैं, उनके वजूद यानी उनका अपना अस्तित्व संकट में पड़ गया है। और ये लड़ाई अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, आम आदमी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए इन्होंने अपील की है कि आम आदमी जो दलित कमज़ोर वर्ग है, जो खेती किसानी से जुड़ा हुआ है, वो भी उनकी इस लड़ाई में उनका साथ दे। तो ये समझना या ये कहना कि भाई इन्हें किसी ने भड़का दिया है, विपक्ष इन्हें भड़का रहा है, इन्हें भड़का के धरने में बैठा दिया है, मुझे ये सही नहीं लगता है, जायज़ नहीं लगता है। क्योंकि यहाँ पर जितने किसानों से हमने बातचीत की पिछले दिनों, जब भी हम यहाँ पर आए हैं, तो सब किसानों को इन कानूनों के होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में अच्छी खासी जानकारी है और जानकारी इस बातचीत में भी आपने देखी होगी। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अब इस चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर हाजिर होंगे कुछ और लोगों के साथ किसी और मुद्दे पर बात करने के लिए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद।